हमारे चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7वीं सामाजिक विज्ञान विषय की वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट 2022 का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले। इसके पहले भी हम वर्कशीट देख चुके हैं जिसमें हमने प्रश्नों को देखा था। यहाँ पर हम 1 से 24 तक के पूरे प्रश्नों के साथ साथ उत्तर को देखेंगे। तो जल्दी से यहाँ पर आप इन प्रश्नों को याद कर लीजिए। कल के पेपर में आपको 100% इन प्रश्नों को देखने को मिलेंगे। जो आपका 18 अप्रैल को पेपर होने वाला है, बिल्कुल इसी 19 अप्रैल को जो पेपर होने वाला है, तो ये पूरे पेपर की आपको तैयारी करना है। इसमें के ही प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। इसमें हम सभी प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। जल्दी से वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों तक वीडियो को शेयर कर दें, जिससे कक्षा 7वीं में जितने विद्यार्थी पढ़ते हो उन सभी तक वीडियो जरूर पहुंच सके। यहाँ पर कक्षा 7वीं संबंधित यदि आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं या सामाजिक विज्ञान विषय की यही पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो गूगल पर सर्च करेंगे www.boardjankari.com वार्षिक पेपर। ठीक है, ये भी सर्च कर सकते हो, या फिर आपको वीडियो में बताया गया है पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। चलिए देखेंगे पहला प्रश्न। तो इसमें पहला प्रश्न क्या है, यहाँ से आपको वर्कशीट खंड अ हम देख रहे हैं, आरंभ करना है। तो प्रश्नों को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। ऐसे स्थान जहां दस्तावेज और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है वो क्या कहलाता है? अभिलेखागार। ये हम पहले वीडियो में भी देख चुके हैं, पिछले वीडियो में। ठीक है, तो अभिलेखागार उत्तर होगा पहले का। और दूसरा यहाँ पर क्या है क्वेश्चन, किस सुल्तान द्वारा सैनिकों को नगद वेतन दिए जाने की व्यवस्था की गई थी? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी, जिसके द्वारा नगद वेतन की व्यवस्था की गई थी। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न क्या है वो देख लेते हैं। तो हमारा तीसरा प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, तीसरा प्रश्न है राज राजेश्वर मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक द्वारा कराया गया था? तो वो था चोल वंश। ठीक है, चोल वंश के द्वारा यहाँ पर निर्माण कराया गया था राज राजेश्वर मंदिर का। इसके बाद चौथा प्रश्न क्या है हमारा, चौथा प्रश्न हमको देखना है रानी दुर्गावती का संबंध किस राज्य से था? तो वो था गढ़कटंगा, जहां से इनका संबंध था। पांचवा प्रश्न क्या है, शैलों की परतों में दबे मृत पौधों और जंतुओं के अवशेषों को क्या कहा जाता है? तो जीवाश्म के रूप में जो है, जो मृत पौधे और जंतु है इनको जीवाश्म कहा जाता है। ठीक है, तो ये अवशेष जीवाश्म कहलाते हैं। आपको सही उत्तर लिखना है जीवाश्म, एकदम करेक्ट उत्तर है। इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न क्रमांक 6। तो प्रश्न क्रमांक 6 हमारा है काई और लाइकेन वनस्पति किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ध्रुवीय प्रदेशों में, यानी सी नंबर का ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ध्रुवीय प्रदेशों में जो है काई और लाइकेन वनस्पति क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, ये पाई जाती है। और प्रश्न क्रमांक 7वां है गंगा नदी की सहायक नदी में से कौन है? तो चंबल जो नदी है वो गंगा नदी की सहायक नदियों में से एक है। ठीक है, गंगा नदी की बहुत सारी सहायक नदी है, परंतु यहाँ पर ऑप्शन में हमें चंबल नजर आ रहा है, चंबल सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न क्रमांक हम 8वां देख लेते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 8वां हमारा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ लिखिए। तो सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार, वोट को हम मत भी कहते हैं, तो मत देने का अधिकार वयस्क मताधिकार के अंतर्गत आता है। तो पहले नंबर का ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रश्न क्रमांक 9वां है यहाँ पर विधायक का चुनाव किसके द्वारा होता है? तो जनता ही चुनती है विधायकों को, जबकि सरपंचों को भी जनता। ठीक है, और यहाँ पर अलग से जो महापौर वगैरह इनको अलग से जो पार्षद वगैरह ये चुनते हैं, लेकिन विधायक का चुनाव के लिए वोटिंग की जाती है, बराबर से जनता द्वारा चुना जाता है। 10वां प्रश्न है, तो प्रश्न क्रमांक 10वां हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत आता है। तो क्या आता है? टेलीविजन जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत आता है। इलेक्ट्रॉनिक यानी जो इलेक्ट्रिक चीज हो, ठीक है, इसमें टेलीविजन आएगा। बारी आती है लघुत्तरी प्रश्नों की। तो लघुत्तरी प्रश्न 11 से लेकर 20 तक के हैं और दीर्घ उत्तरी 21 से लेकर 24 तक के। ठीक है, तो ये प्रश्न आपको सभी याद कर लेना, आज ही याद कर लेना, क्योंकि कल आपका पेपर है। तो 19 अप्रैल के पेपर के लिए इनको तैयार जरूर कर लें। सबसे पहला प्रश्न हमारा यहाँ पर 11वां, यानी प्रश्न क्रमांक 11 से 20 वाले हैं। इसमें 3 अंक है, प्रत्येक प्रश्न पर 3-3 अंक के लिए आपको 11 से 20 तक के प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो 11वां प्रश्न है पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकारों के सामने कौन कौन सी समस्याएं आई? ठीक है, इनमें से आपको बताना है। तो उत्तर होगा उस काल में छापे खाने नहीं थे। ठीक है, इसलिए लिपि की प्रतिकृति लिखते थे। लिपिक ही क्या करते थे? प्रतिकृति लिखते थे। और किसी भी, ठीक है, तो यहाँ पर एक छोटा लेकिन एक महत्वपूर्ण अंतर था, उस समय छापे खाने भी नहीं थे, लिपि की स्वयं लिखा करते थे। इसके अलावा दूसरा होता है प्रतिलिपि या बनाते समय लिपिक कई शब्द बार बार लिख देते थे। जैसे आप टाइपिंग करते हो तो कई बार बार शब्द लिख देते हैं। तो यही समस्या आ रही थी यहाँ पर पांडुलिपि जो इतिहासकार है उनके सामने ये समस्या थी कि कई शब्दों को बार बार रिपीट कर दिया करते थे। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है राजा द्वारा एकत्रित संसाधनों का उपयोग क्या उपयोग किया जाता था? आपको बताना। ठीक है, प्रश्न नंबर 12 में चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको क्या करना है, गूगल पर जाना है। देखिए यहाँ गूगल पर आप जाएंगे और गूगल पर क्या सर्च करेंगे, देखिए यहाँ पर पहले से टाइप किया गया है बोर्ड जानकारी वार्षिक पेपर 2022। आप यहाँ पर सर्च कर लोगे। ठीक है, तो कक्षा 6वीं 8वीं जितने भी यहाँ पर आपको है, इस प्रकार से साइट ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप जाकर क्लिक कर पेपर की PDF को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं।
एकत्रित संसाधन थे वो राजा की क्या करते थे, वित्तीय आय में, यानी यहाँ पर जो हमारी जो मंथली इनकम होती है बिल्कुल वैसे ही राजाओं की यहाँ पर हुआ करती थी। तो जो आय होती थी वित्तीय आय, उसमें भी ये संसाधन काम आते थे। ठीक है, तो ये संसाधन राजा की व्यवस्था के वित्तीय आय का साधन थे। इसके साथ ही मंदिरों और दुर्गों के निर्माण में भी इसका इस्तेमाल किया जाता था, इन संसाधनों का। ठीक है, जो संसाधन एकत्रित होते थे उनका मंदिर और दुर्गों के निर्माण में भी प्रयोग किया जाता था। साथ ही उन युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल किया जाता था, जैसे यहाँ पर देशों पर, राज्यों पर कुछ युद्ध हो जाए, आक्रमण का हो जाए, तो उसके लिए यहाँ पर इसका इस्तेमाल, लूट की जो है शक्ल धन मिलने की संभावना, ये सारी चीजों में यहाँ पर किया जाता था। इसके बाद आपका अगला प्रश्न क्या है, मनसबदार से क्या आशय है, लिखिए। तो मनसबदार की परिभाषा यहाँ पर आपको लिखना है। मनसबदारी प्रणाली मुगल काल में प्रचलित प्रणाली थी। ठीक है, बहुत प्रमुख थी मुगल शासन काल में, अकबर के समय खासकर ये प्रमुख रूप से प्रचलित थी। तो इसमें अकबर ने ये आरंभ किया था, क्योंकि अकबर के ही समय की है इसलिए अकबर ने आरंभ किया था। इसका क्या अर्थ होता है, तो यहाँ पर आप सबसे पहले लिखेंगे मनसबदारी प्रणाली मुगल काल में प्रचलित प्रणाली थी जिसे अकबर ने आरंभ किया था। यह अरबी शब्द है, मनसबदार जो है क्या है, अरबी शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ होता है पद। ठीक है, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 14 हमारा है, सिखों द्वारा स्थापित राखी व्यवस्था किससे संबंधित थी, लिखिए। तो उत्तर होगा, सिखों ने राखी व्यवस्था स्थापित की थी, किसानों से उनकी उपज का 20% लेकर उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता था। यह राखी व्यवस्था थी। ठीक है, संरक्षण के लिए जिनका यहाँ पर किया जाता है प्रयोग, वो राखी व्यवस्था के नाम से जानी जाती थी। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 15, तो प्रश्न क्रमांक 15 है, भूकंप के दौरान बचाव के लिए हमें कहाँ आश्रय लेना चाहिए। ठीक है, इसका उत्तर आपको देना है। तो भूकंप के दौरान हमें किसी सुरक्षित स्थान की ओर जाना चाहिए, या फिर किसी जगह के कोने में या खुले स्थानों पर जाना चाहिए। ठीक है, तो भूकंप के दौरान जो हमें, जहां पर बिल्डिंग वगैरह वहां नहीं जाना चाहिए, खुले स्थान की ओर जाना चाहिए। ठीक है, जहां पर कोई बिल्डिंग ना हो या फिर कोई पेड़ वगैरह ना हो, वहां पर हम जाएंगे तो खुले स्थान में हम काफी सुरक्षित रह सकते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 16, प्रश्न क्रमांक 16 है हमारा, अस्थायी बस्तियों के लोग पक्के घर क्यों नहीं बनाते हैं। तो उत्तर लिखेंगे, अस्थायी बस्तियां कुछ समय के लिए बनाई जाती थी। गर्म और ठंडे रेगिस्तानों तथा पर्वतों में अस्थायी बस्तियों में रहते हैं। ठीक है, पर्वतों के जो लोग हैं वो अस्थायी बस्तियों में रहते हैं, इस कारण इन्हें बनाना संभव नहीं होता। देखिए, ये अस्थायी बस्तियों के लोग पक्के घर यदि बनाना चाहे तो नहीं भी बना सकते। क्यों? क्योंकि इन्हें यहाँ पर रहने नहीं मिल पाएगा, क्योंकि रेगिस्तान में यहाँ पर गर्म और ठंडे इलाके होते हैं। तो लगातार यदि रेत के थपेले चले या पर्वतों से भूस्खलन हो तो इस कारण ये पक्के घर नहीं बना पाएंगे। ठीक है, ये उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 17 देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 17 है, जनसंख्या घनत्व से क्या आशय है। तो उत्तर लिखेंगे, किसी भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जनसंख्या घनत्व के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये जनसंख्या घनत्व की परिभाषा लिख लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 18 देखेंगे, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र किसे कहा जाता है। तो प्राथमिक स्वास्थ्य प्रश्न क्रमांक 18, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र किससे कहा जाता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जहां पर प्रथम रूप से चिकित्सा दी जाती है, वैसे अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र में स्थित होते हैं। ठीक है, तो उत्तर लिखेंगे, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ग्रामीण समुदाय में स्थित होते हैं। ठीक है, 1998 के अनुसार हमारे देश में 2,29,911 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्थित है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर एक चिकित्सा अधिकारी नियुक्त होता है। ठीक है, जो यहाँ पर पूरी तरीके से जांच करता है कितने लोग उपस्थित हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 19 हम देख लेते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 19 है, रूढ़िवादी धारणाएं महिलाओं के जीवन को कैसे प्रभावित करती है। इसका उत्तर आपको लिखना है। इसके बाद आप इसका उत्तर देखकर लिख लीजिएगा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। इसलिए तब तक वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पे जितने बच्चे ने सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। प्रश्न क्रमांक 20 है, मताधिकार से समानता की भावना कैसे विकसित होती है। उत्तर आपको उसका बताना। ठीक है, मताधिकार यानी मत का जो अधिकार है उससे समानता मिलती है। जैसे कि मत है, आप कोई भी हो, अमीर हो, गरीब हो, कोई भी धर्म से हो, यदि आप मत देते हो तो आपको बिल्कुल समान अधिकार प्राप्त है। ठीक है, सभी के जैसे आपके पास भी अधिकार है। तो ये बिल्कुल समानता की भावना से विकसित होती है। अब हमने लघुत्तरी प्रश्नों को देख लिया, बारी है दीर्घोत्तरी प्रश्न 21 से 24 तक के। तो नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है। प्रश्न क्रमांक 21वां है, चोल राजाओं के समय कृषि और सिंचाई की क्या व्यवस्था थी, इसको बताइए। तो ये भी आपको उत्तर मिल जाएंगे। 5 अंक के लिए प्रश्न है, 5 से 6 लाइनों में आपको इसका उत्तर लिखना है। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके पूरे आंसर मिलेंगे। क्रमांक 22वां क्या है, प्राचीन काल में मंदिरों के आसपास नगरों के विकसित होने के क्या कारण थे, उत्तर सहित बताइए। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 22 में आपको इसका उत्तर लिखना है। इसके बाद 23 और 24वां प्रश्न देखते हैं। क्रमांक 23वां है, नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों का वर्णन कीजिए। ठीक है, इसका उत्तर आपको लिखना है। नदी के द्वारा कौन कौन सी स्थलाकृति है, चाहे तो उसका चित्र भी बना सकते हो। ठीक है, जो यहाँ पर टापू वाली बनती है तो वो चित्र बना दीजिएगा तो पूरे नंबर भी आपको मिल जाएंगे। इसके
उसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 24 है, हमें सरकार को टैक्स क्यों देना चाहिए? क्योंकि हम जनता से ही लेते हैं पैसे, जनता से ही कमाते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टैक्स नहीं भरते हैं, टैक्स उन्हीं को भरना होता है जिनकी इनकम बहुत ज़्यादा है, लगभग उसके लिए भी क्राइटेरिया तय है। तो टैक्स देना चाहिए जिससे जितना गरीबों का उस तक के उनका हक मिल जाए। तो टैक्स यहाँ पर देना जरूरी। ये आपको प्रश्न है, हमें सरकार को टैक्स क्यों देना चाहिए, इसमें आपको उत्तर लिखना है। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हमने कक्षा 7वीं सामाजिक विज्ञान के 1 से लेकर 24 तक के प्रश्नों को देखे। इसमें हमने बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर भी देख लिए। जल्दी से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों में। आपको जो 21 से 24 प्रश्नों के उत्तर है वो भी जल्दी मिल जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करें। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करें। कक्षा 7वीं से संबंधित सभी वीडियो शो के वीडियो आपको यहीं पर चैनल पे मिलेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए गूगल पर सर्च करें www.boardjankari.com, जहां पर आपको सभी विषयों की पीडीएफ दी गई है। पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है इसकी भी प्रोसेस आपको वीडियो के बीच में जरूर बताई गई, तो वीडियो को जरूर ध्यान से देख लीजिएगा। मिलते हैं ऐसे नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।